प्राइवेट में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ रुपया लगता है डॉक्टर बनाने में। तो आप ये बताओ कि इससे देश का विकास होगा? तो इस पे हमें आपको गौर करना, इसीलिए पार्टी आई है। तो जो देश आज विकसित देश हैं, जैसे जापान, चाइना, वहाँ शिक्षा फ्री है। अभी ईरान इराक में युद्ध चला था ना, हमारे भारत के बच्चे जाके 15 लाख में वहाँ MBBS कर रहे थे। तो मैं यहाँ के सत्ताधारी सरकारों से पूछता हूँ कि आपके पास वो व्यवस्था क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपकी आय 80,000 है, लेकिन रिटायरमेंट होते होते आपने बेटी को पढ़ाया, शादी कराया, घर बनवाया, सब कुछ किया, फिर भी आपके पास अरबों की संपत्ति है। कहाँ से आई? इस पर कोई विचार करने वाली बात है? कोई नहीं करता। लेकिन इस पार्टी के बायलॉज में ऐसा है, पूछा जाएगा कि आपने इतनी संपत्तियां कैसे बना ली? विधायक जी जब आए थे तो फटाहा जूता पहन के आए थे, लेकिन जब चुनाव जीत के गए आपके वोट से 80 लाख की कार लेके आए। कहाँ से आए? सड़क हम बनाते हैं, खम्बा हम गाड़ते हैं, रेल की पटरी हम बनाते हैं, फैक्ट्रियों में जाके 24 घंटा काम हम करते हैं, खेतों में धान हम रोपते हैं, धान की कटाई हम करते हैं, और हम ही भूखे मरते हैं। हम ही भूखे मरते हैं, हम ही हाय हाय चिल्लाते हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, मैंने सोशल मीडिया से दारुल सफ़ा में अपनी भाषण दे रहा था, योगी जी से और मोदी जी से पूछा कि महोदय जी आप यह बता दो कि हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में गांजा की ट्रक आके अगर बिकता है, गांजा हर दुकान पे बिकता है, हर मार्केट में बिकता है, तो क्या हमारे देश के नागरिक बेचवाते हैं या शासन और प्रशासन बेचवाती है? तो आप लोग नौजवानों, आप बायोलॉजी से इंटर कर लो, BSc कर लो, मेडिकल स्टोर खोल लो, आप अवैध में आ जाओगे। गांजा आप दे के बेचवाओ थाने में पैसा, आप बड़मनई कहाओगे, सब सलाम ठोकेंगे, भैया अरे ये तो गांजा बेचवाते। तो इस पर विचार करने वाली बात है कि पटेल जी ने कहा कि गांजा कैसे बिकता है, क्या हमारी सरकारें नहीं जानती हैं? लेकिन होर्डिंग लगाती हैं इस तरह का, आप लोग भी देखे होंगे, नशा उन्मूलन दिवस। मैं पूछता हूँ उस होर्डिंग में कितने रुपए अगर पूरे भारतवर्ष में लगता होगा तो कितने करोड़ रुपए खर्च होता होगा? तो क्या ज़रूरी है वो होर्डिंग लगाने की? जब आप नशा बेचवाते ही हो तो नशा उन्मूलन की बात क्या करते हो? अगर आप टाइट हो जाओ कि मेरे कंट्री में जो है गांजा नहीं बिकेगा, इसका लाइसेंस नहीं है, तो क्या मजाल है कि माफियाएं बेचेंगे? तो आज कृष्ण और सुदामा का मैं नाम ले लूँ। सुदामा के तरह अगर ब्राह्मण किसी गांव में रहते होंगे तो उन्हें कोई गुरुजी पालागी नहीं कहेगा। बलात्कारी हो, डकैत हो, असलहाधारी हो, स्मगलर हो, उन्हें लोग कहेगा बड़मनई है भैया प्रणाम। आज वो दौड़ चल रहा है, मुझे वोट मिले चाहे ना मिले, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। मैं वास्तविकता के दर्पण में आप लोगों का विचार और आप लोगों का मन मस्तिष्क ले जा कर के दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है भैया। दशरथ पटेल ने कहा कि आप किसी के बहन से, किसी के बेटी से शादी करते हो, मांगते हो कि मारुति चाहिए 10 लाख, हमको दहेज चाहिए। और मैंने भी वही किताब पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, उसमें लिखा था कि हमारी बहन बेटियां ही दहेज। तो इन दहेज लोभियों को भी उस पर विचार करना है कि अगर जिस लड़की को मैं अपनी बहू बनाता हूँ, बेटी बनाता हूँ, दुल्हन बनाता हूँ, उसी को अगर ईश्वर के कृपा से 3-4 लड़कियाँ लगातार हो जाए तो यह देनी की लेनी पड़ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस समय जो देश चल रहा है इसका भविष्य बड़ा खराब है। और मैंने गीता, रामायण सब चीज़ों का अध्ययन किया हूँ। 12 रामायण है मेरे घरों में। लिखा हुआ है कि कलयुग में व्यभिचारियों, बलात्कारियों, धूर्तबाजों का बोलबाला होगा, और जो ईमानदार लोग होंगे उन्हें अच्छी रोटी और सब्जी या खाना नहीं मिलेगा।
अगर कोई कहे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो वही गीता, वही रामायण, वही सुख सागर ला के मैं पेश कर दूँगा कि पढ़ो भैया, ये मैं नहीं लिखा। तो समय कम है, क्योंकि सबको अपने अपने गंतव्य स्थान पे जाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पार्टी में किसी का शोषण नहीं होगा, इस पार्टी में किसी का समय नुकसान नहीं किया जाएगा। चाहे वो शिक्षा का लेवल हो, चाहे रोज़गार का लेवल हो, सब अपना फ्यूचर चाहते हैं। तो इस पार्टी में हमारे जितने लोग जुड़ेंगे, वहाँ उनका फ्यूचर बनाया जाएगा, उनके परिवार का फ्यूचर बनाया जाएगा, और भारतवर्ष के जन जन व्यक्तियों का जो है फ्यूचर बनाया जाएगा। और हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं, इतने उपभोक्ता वर्ग हैं कि आप कोई भी प्रोडक्शन करो, चाइना जापान को देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सब खत्म हो जाएगा। तो घर घर नौकरी, घर घर रोज़गार, मुफ्त शिक्षा, शराब बंद। कुछ लोग बोलते हैं कि शराब से भारत सरकार को बहुत राजस्व का लाभ मिलता है। मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा हमारे देश में पतन होता है। हमारा नौजवान भाई दारू पी के गाड़ी चलाएगा, 99% एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाता है, और अपने घर में पहुँचेगा तो किसी की भी पत्नी, 1-8% छोड़ करके किसी की भी पत्नी उसको लाइक नहीं करती होगी कि मेरा हस्बैंड दारू पी के आया है, और आपका बेटा भी लाइक नहीं करता होगा कि मेरा पापा दारू पी के आया है, और माँ भी नहीं करती होगी। तो आप शराब पीते हो, और जुमलेबाज लोग अगर आपको पिलाते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को दोषी मानता हूँ। अगर पूरे भारतवर्ष के लोग अगर यह आज से ही सोच ले कि मुझे शराब के सेंटर से शराब नहीं खरीदना है, तो क्या मजाल है कि कोई आपके मुंह में जबरी दारू पिला देगा। तो ऐसे चीज़ों का हमें ज़रूरत नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए, और विकास के हित में सब लोगों को अपनी मत रखना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। हम मानवतावाद का पहला एजेंडा लेके चलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहीं गिर जा, तो मेरा सर्वप्रथम राइट होता है कि मैं पुलिस को फ़ोन करूं, और पुलिस के फ़ोन करने के बाद उसका प्राथमिक उपचार पुलिस आने से पहले करवा दूं। ये मानवता कहता है। लेकिन हम ट्रेन में जाते हैं, वहाँ रंगबाजी बतियाते हैं, ए भैया फल्थी मार लिए सीट मत दिए। बस में जाते हैं, वहाँ रंगबाजी बतियाते हैं, फल्थी मार लिए सीट मत दिए। मैं सोचता हूँ कि यार इंसान में अब इंसानियत ख़त्म हो गई। तो अपने आप में चेंजिंग लाना होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मुलायम की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहन जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं जिस गांव में गया, जो पहले गरीब था 25 साल पहले, वो आज भी गरीब है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और सारे चीज़ों पे जो है बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे साथ 2 गांव सर्वे कर लो, जो आप उज्ज्वला गैस बतवाए थे। एक बार बोले थे वो कि मैं अपनी माताओं बहनों को जो धुआं से मोतियाबिंद हो जाता था, वो अब वो मोतियाबिंद होना बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि आप 2 गांव सर्वे करो, मैं पैदल चल के अकेले कराऊंगा, और आप अपने साथ सारे सैनिक का बॉडीगार्ड लेके करो कि बहन जी गैसवा जौन दिए रहे तौने के तू भरा पावत हो कि नहीं। तो बहन जी जवाब दियन कि भैया हम तो 200 रुपया रोज़ का कमाई भी नहीं बा, तो हम गैस कैसे भराओ। एक चीज़ और, किसी का पति एक्सीडेंट में मर गया हो, बीमारी में मर गया हो, विधवा हो गई हो, और उसके पास ज़मीन भी न हो, उसका बच्चा भी नाबालिग हो, उसकी नौकरी भी न लगी हो, तो आप लोग दोस्तों, मित्रों, मेरे पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, इस पे हमको अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि उसके घर में आगी कैसे जलती है, उसके घर में बीमार बच्चे की दवा कैसी होती है, उसके घर में जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसकी फीस कैसे जमा होती है। इसके लिए क्या कोई नीति बनाई है सरकार? ये 5 किलो गेहूं बांटते हैं, चावल बांटते हैं, ये तो धोखा है देश की जनता के साथ। जिस तरह से